नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है संघ पर फिर संग्राम। जी हां, प्रदेश की सियासत में एक बार फिर आरएसएस को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने खत लिखकर आरएसएस पर बैन लगाने की मांग की है, जिस पर अब बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस नेहरू काल से संघ को कुचलने की कोशिश कर रही है, लेकिन हर बार असफल रही। वहीं कांग्रेस का कहना है कि आरएसएस अब सांस्कृतिक संगठन नहीं बल्कि राजनीतिक संगठन बन चुका है। कुल मिलाकर संघ को लेकर सियासत फिर गर्म है, जिसकी वजह से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस ने की आरएसएस पर बैन लगाने की मांग। आरएसएस को लेकर फिर छिड़ा सियासी संग्राम। कांग्रेस और आरएसएस के बीच टकराव का पुराना अध्याय एक बार फिर खुल गया है। कर्नाटक से निकली एक चिट्ठी ने मध्य प्रदेश की सियासत में भी नई गर्मी ला दी। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियांक खड़गे ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को लिखे पत्र में कहा है कि आरएसएस संविधान से अलग एजेंडा चलाता है और युवाओं को भड़काने का काम करता है। लिहाजा कर्नाटक में सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी मंदिरों में आरएसएस की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जाए। इससे पहले भी वो संघ पर बैन लगाने की बात कह चुके हैं। हालांकि उनके पत्र पर अब बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस नेहरू काल से आरएसएस को कुचलने की कोशिश करती आई है, लेकिन संघ आज भी मजबूती से खड़ा है, क्योंकि संघ राष्ट्र और समाज की सेवा में समर्पित है। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हों या श्रीमती सोनिया गांधी हों या उनके बुजुर्ग युवा नेता राहुल गांधी जी हों, ये सब लोग संघ के धुर विरोधी हैं। और यही विरोधी नहीं है, नेहरू जी भी विरोधी थे, इंदिरा जी भी विरोधी थी, राजीव जी भी विरोधी थे। और एक बार नहीं, दो तीन बार संघ पर ने जो है प्रतिबंध लगाया। फिर भी संघ 100 साल का होकर ये देश के समाज की, राष्ट्र की सेवा कर रहा है। खड़गे जी और खड़गे जी के बेटे और राहुल गांधी जी की मां, कान खोलकर सुन लो, संघ की शाखाएं अब तो जमीन पर तो लगी रही हैं। वो दिन दूर भी नहीं जब चांद पर भी संघ का झंडा फहराया जाएगा और वहां पर संघ की शाखाएं लगेंगी। एक तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने 100 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है, लेकिन प्रियांक खड़गे का पत्र सियासत को सुलगा रहा है। वही बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस का कहना है कि गांधी जी की हत्या के बाद जब आरएसएस पर प्रतिबंध लगा था तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू को लिखकर कहा था कि संघ सिर्फ सांस्कृतिक संगठन है, लेकिन आज वही संघ सत्ता के संचालन में अहम भूमिका निभा रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, देश के अन्य बहुत महत्वपूर्ण नेताओं ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से और सरदार वल्लभ भाई पटेल से ये कहा था कि ये इन पर लगा प्रतिबंध, महात्मा गांधी की हत्या के बाद जो प्रतिबंध लगा था उसको हटा दिया जाए। तब आरएसएस ने ये कहा था, लिखकर दिया था कि ये एक सांस्कृतिक आंदोलन है, सामाजिक आंदोलन है, हमारे कोई राजनीतिक सरोकार नहीं है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि आरएसएस प्रत्यक्ष राजनीति पर नियंत्रण कर रही है। उनका एक संगठन मंत्री बीजेपी को संचालित करता है हर राज्य में बैठकर। देखा जाए तो कांग्रेस और आरएसएस का टकराव नया नहीं। राहुल गांधी पहले ही आरएसएस को कायर बता चुके हैं, तो दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया था कि संघ दंगे भड़काता है। अब प्रियांक खड़गे का ये पत्र उस पुराने विवाद को और हवा दे गया है, और या यूं कहें कि अब कांग्रेस लगातार आरएसएस पर हमले तेज कर रही है। लेकिन सवाल यही है, क्या ये रणनीति कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित होगी या फिर संघ के खिलाफ मोर्चा खोलना उसे उल्टा नुकसान पहुंचा देगा? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, क्यों बार बार कांग्रेस संघ को टारगेट कर रही है? दूसरा सवाल, संघ विरोधी लाइन पर चलने के पीछे कांग्रेस की क्या रणनीति है? तीसरा सवाल, संघ को लेकर कांग्रेस का जो आरोप लगा रही है उसमें कितना दम है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय धवले, कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर विक्रम चौधरी, संघ विचारक दिनेश जैन और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। दिनेश जी, विक्रम जी, अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
और दिनेश जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। एक बार फिर संघ पर प्रतिबंध की मांग, कहीं नहीं कर सकते तो कर्नाटक में ही कर दीजिए, ऐसा प्रियंक खरगे ने मांग की है, पत्र लिखा है अपने सीएम को कि जो शाखाओं में जाते हैं, जिन स्कूलों में शाखाएं लगती हैं और सरकारी जो कर्मचारी जाते हैं, उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। ऐसा प्रतिबंध पहले मध्य प्रदेश में भी लग चुका है। देखिए, बड़े अफसोस की बात है, बड़े दुख की बात है, जिस प्रकार मध्यकालीन भारत के इतिहास में जयचंद ने सत्ता के लोभ में, लालच में अंधे होकर राष्ट्र विरोधी शक्तियों को, मोहम्मद गोरी को आमंत्रण दिया और भारत पर आक्रमण करवाया और स्वयं मोहम्मद गोरी के साथ मिलकर पृथ्वीराज चौहान को कैद करवा के उसकी हत्या करवाई। उसी प्रकार आज कांग्रेस पार्टी और उसके नेतागण सत्ता के लोभ में अंधे हो गए। देश के प्रति उनकी भावनाएं खत्म हो चुकी हैं। राष्ट्रभक्ति उनके हृदय से, उनके शरीर से समाप्त प्राय हो चुकी है। सत्ता के लालच में इतने भावना विहीन हो गए हैं ये लोग कि ये आज कुछ भी करने की स्थिति में पहुंच गए हैं। बस इनको सत्ता चाहिए। ये देश के साथ विद्रोह भी कर सकते हैं, देश के साथ गद्दारी भी कर सकते हैं, सनातन के साथ गद्दारी कर सकते हैं, अपने समाज के, अपने देश के, अपने परिवार के साथ भी मैं कहता हूं कि ये गद्दारी कर सकते। अगर समय आ जाए तो ये अपने माता पिता और अपने परिवार के साथ भी गद्दारी कर देंगे। एक सेकंड का समय नहीं लेंगे, ये अपने परिवार के साथ भी इसी प्रकार गद्दारी करेंगे जैसे आज ये देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। लेकिन दिनेश जी, वो कह रहे हैं कि जब प्रतिबंध लगाया था महात्मा गांधी की हत्या के बाद, तब ये लिख कर दिया गया था आपके नेताओं के द्वारा कि ये सांस्कृतिक संगठन है, कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। और अब वो कह रहे हैं कि आप राजनीतिक संगठन भले ही ना हो, लेकिन राजनीति को संचालित कर रहे हैं, पूरी बीजेपी को संचालित कर रहे हैं संगठन महामंत्री के माध्यम से। ये इनके अंदर की पीड़ा है, जिसको ये रह रहकर विधवा विलाप के माध्यम से व्यक्त करते हैं। संघ जो है कल भी सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन था, आज भी सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है। अपने शताब्दी वर्ष में संघ का जो नया कार्यक्रम है, जो पंच परिवर्तन का हमने एक कार्यक्रम घोषित किया है, उसमें सामाजिक समरसता, पर्यावरण, कुटुंब प्रबोधन, इस तरह के कार्यक्रम हैं। उसमें कहीं से कहीं तक कोई राजनीतिक हमारा महत्वाकांक्षा है ही नहीं। और देखिए, संघ के द्वारा जो चरित्र निर्माण का कार्य होता है, उसके माध्यम से तो समाज के हर क्षेत्र में आ रहा हूँ विक्रम जी, सीधे आप ही के पास आऊंगा, आप ही के पास आपका चरित्र कहाँ है भैया? अरे जैन साहब, एक आदमी नहीं बना पाए जो किसी का इस्तीफा मांगे, शर्म आनी चाहिए। 100 साल का एक ऐसे इतिहास पुरुष हो आप कि 100 साल की शर्मिंदगी। विक्रम जी, उनके बाद सीधे मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। कायर लोगों का निर्माण करते हो कि एक सिपाही का, एक थानेदार का और एक मंत्री का इस्तीफा नहीं मांग पाए आप आज जीवन में। क्या बात कर रहे हो? और हमारे परिवारों पर आरोप लगा रहे हो। अरे अपनी औरतों को मुसलमानों से बहाने वाले संघ के लोग, शर्म आनी चाहिए। विक्रम जी, विक्रम जी, जैन धर्म के आपके साथ दिक्कत ये है चमचागिरी करते हो कि गलत शब्दों का प्रयोग करते हो। परिवार पे आरोप लगा रहे हैं भाई। शब्दों की मर्यादा तो रखो कम से कम। अरे जिनका गलत बात परिवार नहीं, मोहन भागवत विक्रम का परिवार है, जो परिवार का बात जानेगा वो नरेंद्र मोदी का परिवार है। और आप तो कहते हो कि भाई परिवार अपनी औरत से जो गद्दारी कर बैठा नरेंद्र मोदी, उसको संघ ने सुधारा क्या बकवास बातें करते हो यार? ये व्यक्तिगत बातें यहाँ क्यों आ जाती है? विक्रम जी, कुछ तो डिबेट की मर्यादा रखिए यार, प्लीज। इस तरह से आप व्यक्तिगत किसी पर वो नहीं लगाओ, ये गलत बात है आपका कि अपनी औरतों को आप मुसलमानों से बढ़ा देते हो। कुछ तो यार, कुछ नहीं, गलत तरीका है आपका। आपके पास कुछ बोलने को नहीं रहेगा तो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करने दूंगा मैं अपने डिबेट में, प्लीज। नहीं विक्रम जी, जो आरोप लग रहा है उसका सीधे जवाब दीजिए ना भाई। व्यक्तिगत क्यों जा रहे हो आप? किसी के घर में महिलाओं पे क्यों जा रहे हो? आरोप लगा रहा है तो दीजिए कि वो सांस्कृतिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, वो ये कह रहे हैं। आपको क्या दिक्कत है इसमें? तुमने डीएनए टेस्ट कराया? तुमने कराया डीएनए टेस्ट? नरेंद्र मोदी किसकी संतान है? किसके बारे में समझ लिया था जशोदा बैंक को? उसमें शर्म आनी चाहिए। क्या बातें करते हो तुम लोग? खुद का परिवार नहीं, दूसरों के परिवार की परिभाषा कर रहे हो।
आप राजनीति का दुरुपयोग कर रहे हो। राजनीति के माध्यम से इनके आज एक संघ के आदमी ने आत्महत्या कर ली और उस पर आरोप लगाया कि 3-4 साल की उम्र से ही संघी लोग बच्चों का क्यों शोषण कर रहे हैं। ये विकृत मानसिकता के लोग हैं, एक एक करके बोलिए। तो लोग हैं ये देश में विक्रम जी, देश के अभी तरक्की नहीं कर पाएगा। 20 साल हो गए हमारे देश को जब से इनका प्रभाव हुआ है, तब से हमारा देश जो है उत्तरोत्तर जो है पतन के भाषा बोलते हो। दिनेश जी, अरे तुम लोग बोलते हो, जवाब तो ले लूं मैं। ठीक है, आपने जो आरोप लगाया उनके जवाब ले लेता हूं। विक्रम जी ठीक है। दिनेश जी प्लीज, परिवार तो बनवा लो। दिनेश जी, मोहन भागवत का परिवार बनवा लो, पहले नरेंद्र मोदी का परिवार बनवा लो। जो परिवार को छोड़ के भागे हैं गद्दार, तो वो है परिवार के, तो हमें परिवार के बारे में सिखाओगे। चलिए मैं दोनों के पास लौट रहा हूं, दूसरे दौर में आता हूं। लेकिन प्रभु जी, बार बार संघ पर टारगेट करना क्यों? क्या मंशा हो सकती है बीजेपी की इसके पीछे? कोई रणनीति है क्या? देखिए, जो अभी हम सुन रहे थे बहस को, तो जो है संघ ऐसे कार्यकर्ता तैयार करता है जो लड़ने का मादा रखते हैं, जो जहां जाते हैं उनको जो टास्क दिया जाता है वो पूरा करता है। यदि भारतीय जनता पार्टी जैसे राजनीतिक दल में भेजे जाते हैं तो लगातार जो है 3 बार से केंद्र में सरकार में है, राज्यों 20-22 राज्यों में उनकी सरकारें हैं। वहां पर मध्य प्रदेश जैसे राज्य में देख लीजिए 20 साल से बीजेपी की सरकार है, बार बार वो आ रहे हैं। तो एक संघ के कार्यकर्ताओं के दम पर ही तो वहां पर वो मजबूत हुए हैं। तो ऐसी टीम फोर्स वर्क फोर्स तैयार करते हैं। शायद ये वजह है जिसको लेकर कांग्रेस को दिक्कत होती है। संघ जो है अपंजीकृत संस्था है, ये बिल्कुल तय बात है। संघ कोई राजनीतिक गतिविधि में खुद भाग नहीं लेता है, संघ के बैनर झंडे तले कोई राजनीतिक गतिविधियां नहीं करता, ये भी बिल्कुल सही है। संघ पर इसके पहले जो संघ पर 3 बार प्रतिबंध तो लगाया गया, संघ के शाखाओं में जाने पर सरकारी कर्मचारियों पर 3 बार प्रतिबंध लगाया गया। 1966 में लगा था, 58 साल हो गए उसको। और उसके बाद 1972 में दोबारा एक आदेश जारी करके केंद्र सरकार ने लगाया था, फिर 1981 में लगाया था। और मजे की बात है ब्रजेश जी, संघ कभी सरकारी संपत्ति का मोहताज नहीं रहा। उसने कभी नहीं कहा कि स्कूल में मुझे शाखा लगाने की परमिशन दी जाए, उसने कभी नहीं कहा कि मेरी शाखा में कोई सरकारी कर्मचारी आए। जिसको आना है संघ की शाखा में आए, जिसको नहीं आना है नहीं आए। ये संघ की स्ट्रेटेजी रही है। अब ये जो 58 साल तक बगैर सरकारी संपत्ति में शाखा लगाए, यदि संघ आगे बढ़ता रहा है तो कुछ ना कुछ तो उसकी ताकत वजूद होगा। अब ये देखिए कि अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे, नरेंद्र मोदी का 10 साल का कार्यकाल रहा, उसके बाद 2024 में जो है नरेंद्र मोदी ने उस प्रतिबंध को हटाया जो केंद्र सरकार ने लगाया था। राज्यों में जो प्रतिबंध लगा था, दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में लगाया था, उसको शिवराज सिंह ने हटाया था। बिल्कुल अभी आपने इसका जिक्र किया था। तो निश्चित तौर पर संघ कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, लेकिन संघ के अनुसांगिक संगठनों में से एक जो है भारतीय जनता पार्टी, जहां पर कि संघ अपने स्वयंसेवकों को भेजता है। तो राजनीतिक संगठन होना भी कोई अपराध नहीं है ना, कि राजनीतिक संगठन है तो आप प्रतिबंध लगा दोगे। ब्रजेश जी, संविधान कहता है किसी भी सरकारी संपत्ति में, पब्लिक प्लेस में, आप सरकारी संपत्ति में आप राजनीतिक कार्यक्रम नहीं कर सकते। 1 मिनट दिनेश जी, लेकिन एक चीज और देख लीजिए ब्रजेश जी, वही संविधान के तहत वही सरकारें राजनीतिक दलों को सरकारी दफ्तर चलाने के लिए सरकारी मकान आवंटित करती हैं। अब कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको सांसद होने के नाते बंगला अलॉट किया गया है, उस बंगले में यदि कांग्रेस का झंडा लगा रहे हैं तो ये भी गलत है। यदि ये संघ की शाखा सरकारी स्कूल में लगना गलत है तो फिर किसी राजनीतिक दल का अध्यक्ष, किसी भी राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति अपने घर से राजनीतिक गतिविधियां चलाता है, जो कि उसको उस दूसरे कार्य के लिए बंगला अलॉट किया गया है, वही सरकारी बंगले से चलाता है। हाँ, तो उस पर आपत्ति हो सकती है, वो भी है। तो बहुत सारी लिबरेशन है, बहुत सारी छूटें हमारे यहाँ संविधान ने दी है, नेताओं को बहुत सारा प्रिविलेज दिया है। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि सरकारी कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम किसी भी सरकारी परिसर में नहीं हो सकता है। संघ को यदि राजनीतिक साबित कर दे कांग्रेस, जैसा कि वहां के प्रियंका खड़गे ने जो लिख के दिया है, यदि वहां की सरकार साबित कर दे कि संघ राजनीतिक संगठन है तो निश्चित तौर पर उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, उसमें सरकारी कर्मचारियों के। तो विक्रम जी, पहले तो साबित करना पड़ेगा ना कि राजनीतिक संगठन है कि नहीं। और बहुत सारी छूटें राजनीतिक दलों को भी दी जाती हैं, सांसदों को भी दी जाती हैं कि वो अपनी पार्टी का झंडा अपने बंगले पर लगा सकते हैं। संघ तो कोई सरकारी दफ्तर में चल नहीं रहा है, न सरकारी स्कूल में, न सरकार में, तो पहले साबित करना होगा ना। यही झूठ जो है, यही तो वो झूठ है जो इनकी अनैतिकता मानती ही नहीं। कांग्रेस का संघ बस चले 100 तो साल में भारतीय सेना पर भी प्रतिबंध लगा देती। ये देश को पाकिस्तान और चीन के हाथ गिरवी रखना चाहते हैं, जैसा नेहरू जी ने अपने जीवन काल में किया। 4 लाख और बताओ चीन को दे दी,
ये देश के बताओ दुश्मन जनता, विरोधी तत्वों से मिले हुए हैं। अभी तालिबान दिनेश जी। MOU करते हैं पाकिस्तान के साथ। अरे आप ऐसे बुद्धिहीन आदमियों को क्यों लाते हो? दिनेश जी, आ जाने दीजिए, उनकी बात भी आ जाएगी। ना तमीज है बात करने की, ना कुछ है, कुछ भी बड़बड़ाते रहते हैं। अरे तमीज कहाँ है आप आपको? सुनिए मेरी बात। आप विदेशों में, कोलंबिया में जाके भारत की बुराइयां करते हो, ये तमीज की बात है? आप दूसरों को तमीज सिखा रहे हो। आप विदेशों में जाके अपने देश की बुराइयां करते हो। आप चीन और पाकिस्तान के एजेंडे में चलते हो। भाई मेरे को ये बहस का स्तर है, ये पत्रकारिता का स्तर है। और सबसे पहले यदि एक वजह तो सबसे बड़ी यही है कि हम जो है इतनी फॉल्स बातों पे चर्चा करते हैं। संघ पर तो किसी बात से लगना चाहिए। विपक्ष का तिरस्कार करने पे जो लोग जिंदा हैं, लेकिन विक्रम जी प्रतिबंध क्यों लगना चाहिए, ये बताइए ना, क्यों लगना चाहिए प्रतिबंध? प्रतिबंध लगना चाहिए इसलिए लगना चाहिए कि जब सत्ता से जवाब ना मांग के विपक्ष का तिरस्कार करने पर ही पूरी पत्रकारिता जिंदा है। आप मुझे बताइए कि आज एक व्यक्ति सुसाइड नोट डाल के मर गया कि उसने बताया कि 3-4 साल की उम्र से उसका यौन शोषण संघियों के द्वारा होता है। विक्रम जी, आप मुझे बताइए किसने किया था? संविधान में कोई कार्रवाई इस पे हुई? एक बात। दूसरी बात ये, शोषण किया है। आप क्या बात कर रहे हो? उल्टी बात कर रहे हो आप। अरे समलिंगी तो तुम लोग हो यार, कहाँ कोई स्तर तो रखिए भाई। क्या भाषा? अरे भाई कोई भाषा स्तर रखें इन लोगों का। अरे भाई, आपके शासन में भी तंदूर कांड हुआ ना। देश की गंदगी है ये देश की गंदगी। एक आदमी सुसाइड नोट करके मर गया, क्या उस पर SIT गठित हुई? ये लोग तो इस देश में इतनी गंदगी फैलाए हुए हैं कि आप एक मंत्री से इस्तीफा नहीं मांग सकते। ब्रजेश जी, संघ पर इसलिए प्रतिबंध लगना चाहिए कि आप जैसे हजारों पत्रकारों, सैकड़ों मीडिया हाउसेज जो हैं, एक मंत्री का इस्तीफा नहीं ले पाते। आप लोगों को इतना, तो आप लोगों को घर चले जाना चाहिए। विपक्ष का काम है ना, मीडिया का क्या है? मीडिया तो आपकी बात भी रखता है, उनकी बात भी रखता है। तो आप विपक्ष कमजोर, अपनी कमजोरी दूसरों पे क्यों थोप रहा है भाई? हम तो आपको मौका दे रहे हैं पूरा। मीडिया जो है केशव कुटी में उसको जो है पेडिग्री मिलती है, गोबर, ठीक है, गोबर की पेडिग्री मिलती है। ठीक है, अजय जी जवाब दे रहे हैं आपको। ठीक है, अजय जी जवाब दे रहे हैं। ठीक है, आपने आरोप लगाया है ना बीजेपी पे, तो जवाब ले लीजिए। ठीक है, एक भ्रष्ट मंत्री का इस्तीफा ले पाया, जवाब ले लीजिए ना, जवाब। ठीक है अजय जी, अजय जी समय कम है भाई, आ जाने दीजिए उनका। ठीक है, आवाज सिर्फ अजय जी की आ रही है। ठीक है, विक्रम जी, दिनेश जी की आवाज डाउन कर दो। ठीक है जी, अजय जी जी जवाब दे दीजिए। पहली बात तो विक्रम जी डिबेट के शुरुआत से जिस अमर्यादित और असभ्य भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, निश्चित रूप से दिनेश जी हमारे एक वरिष्ठ साथी है, बुजुर्ग है, तो ये भाषा का सम्मान होने की आवश्यकता। इस प्रकार की भाषा अशोभनीय है। दूसरा, उन्होंने कहा कि एक मंत्री का और इस्तीफे की बात विक्रम जी ने कही। विक्रम जी, ये वही देश है जब 1984 में, मैं आपके साथ में पूर्व पहले भी डिबेट में था, मैंने तभी भी उदाहरण गिनाया था कि 1984 में भोपाल में यूनियन कार्बाइड के फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसिनेट लीक हुआ था। तत्कालीन मुख्यमंत्री जी अपनी गाड़ी से वॉरेन एंडरसन को छोड़ने गए थे तक के। फिर 1984 के सिखों के दंगे याद कर लीजिए। देश का प्रधानमंत्री ने क्या नहीं, अब RSS भी आते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी स्थापना से लेके आज हम 2025 में खड़े हैं, विगत 100 वर्षों में उसने व्यक्ति निर्माण का, सामाजिक समरसता का अपना एक निस्वार्थ काम किया है। इसीलिए इतने प्रतिबंधों के बाद भी, आज भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम निस्वार्थ रूप से चल रहा है। और आप देखेंगे कि देश में 83,000 से अधिक शाखाएं हैं, करोड़ों स्वयंसेवकों, सब उसी भाव से, स्वभाव से, देश के प्रति उनसे प्रेम से, एकता के भाव से वही काम किए जा रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूं, आपने भ्रष्टाचारियों को कोई कार्रवाई नहीं होती है, आपने कई बार सरकारों को कोई कार्रवाई नहीं होती है, एक भ्रष्ट मंत्री का इस्तीफा नहीं होता है। आप मुझे बताइए कैसा चरित्र निर्माण होता है? यदि चरित्र का निर्माण होता है तो वो करता क्या है? वो चरित्र निर्माण आपकी कांग्रेस विपक्ष में बैठी है इसी वजह से कि हमारी सरकारों ने प्रतिबद्धता के साथ में भ्रष्टाचारों पे, कुकर्मों पे कार्रवाई की है। कहाँ? मुझे एक कार्रवाई तो बताइए। नेशनल हेराल्ड का प्रकरण आपके समक्ष है, घोटाला आपके समक्ष है, सब पे कार्रवाइयां हुई है। आज देश
सामाजिक समरसता के साथ में, व्यक्ति निर्माण के विषय में, भारतीय संस्कृति के संरक्षण के विषय में, अपनी संस्कृति के पुनरुद्धार में, इन सभी बातों में दमोह में एक आदमी को ब्राह्मणों ने चरणामृत पिला दिया। मुझे बताइए कि संघ वहां गया? ब्राह्मणों का विरोध किया? मुझे बताइए। कल पुलिस वालों ने एक बच्चे को पीट के मार डाला, कोई संघ का आदमी गया? ये संघ का काम है क्या? संघ ने यही तो किसका काम है? किस बात का चरित्र? वो सामाजिक काम कर रहा है जो उनको करना चाहिए, राजनीतिक दलों को जाना चाहिए ना। यही पत्रकारिता का स्तर है, यही जो मैं कह रहा हूं कि आप लोगों तो तमाम सामाजिक संगठनों से कहें कि वो हर चीज में जाए। वो कोई राजनीति कर रहे हैं क्या? जो कानून का काम है कानून करेगा, इसमें पत्रकारिता कहां से आ गई? आपको मैं 20 आपको जाना चाहिए ना विक्रम जी। देखिए कि आपकी क्या हालत हो गई है ब्रजेश जी। मेरी हालत पे क्या देख रहे हो? टोकते हो, कांग्रेस का तिरस्कार करते हो, कांग्रेस को बोलने नहीं देते। अरे विक्रम जी, आपको इतना मौका देता हूं मैं, सभी को मौका देते हैं भाई। नहीं बोलने दिया, ये हालत हो गई है। इसलिए संघ पे प्रतिबंध लगना चाहिए कि हमारी जो स्वतंत्र संस्थाएं उनकी गरिमा अच्छा, संघ पे प्रतिबंध लग जाएगा तो बाकी संस्थाएं बोलने लगेंगी। विधवा विलाप करते रहो, पूरा देश आज संघ की भक्ति में है। चलिए, माफी चाहता हूं क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर संघ को लेकर ये दर्द क्यों है कांग्रेस का? हो सकता है कि बीजेपी से मुकाबला कर ले, लेकिन संघ की जो पैठ है उससे मुकाबला बीजेपी के साथ होने की वजह से नहीं कर पा रहा हो। कांग्रेस के नेता नहीं कर पा रहे हो, कांग्रेस नहीं कर पा रही हो, या सत्ता में जो बाहर हैं सत्ता से वो शायद संघ की वजह से हैं। कोई तो पीड़ा होगी। क्या वजह है कि संघ पे बार बार प्रतिबंध की मांग प्रियंक कानून को करते हैं, माफ कीजिए प्रियंक खड़गे करते हैं, और वो भी मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे? क्या किसी को खुश करने की कोशिश है? ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।